दोस्तों, इंडियन फिलोसफर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो इंडिया के अंदर मैं बोल सकते हूँ, इंडिया के अंदर मैं ग्रेट पोइट बोल सकते हो इनको। एंड एशिया के अंदर में फर्स्ट पर्सन है जिनको नोबल प्राइज़ मिला था। तो नोबल लॉरेट, फर्स्ट एशिया के अंदर में नोबल लॉरेट। और इनकी मतलब काफ़ी, जिसको बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, जैसे मान लो अगर आप शेक्सपियर से भी कंपेरिजन करोगे तो उनसे भी ऊपर ही निकलेंगे। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी, काफ़ी बड़े इंटेलेक्चुअल पोइट पूरे वर्ल्ड के अंदर में जाने जाते थे अपने विचारों के लिए। इनकी जो गीतांजलि थी उस बुक के लिए इनको मिला था नोबल प्राइज़। तो इस टाइप के पर्सन और उनके एजुकेशन के ऊपर व्यूज़, एजुकेशन के ऊपर इनके स्पेशल फोकस एजुकेशन के ऊपर था। और एजुकेशन सिस्टम जो इनके द्वारा, जिस टाइप का सिस्टम इनके द्वारा बोला गया था, जैसे शांति निकेतन के अंदर इनके द्वारा स्कूल लगाया गया था वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए थे। और बात करेंगे इनकी तो महात्मा गांधी जी के साथ में काफ़ी ज़्यादा इनके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इनके बोला जाता है इनके द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा बोला गया था और महात्मा गांधी जी ने इनको बदले में गुरुदेव बोला था। तो मतलब एक दूसरे को डीप रिस्पेक्ट देते थे। हालांकि इन दोनों के बीच में थोड़े मतभेद भी थे, लेकिन एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया करते थे दोनों, और स्पिरिचुअल माना करते थे महात्मा गांधी जी इनको काफ़ी ज़्यादा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो बस सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर क्या बोला गया इनके द्वारा। फर्स्ट सेंस, इनके द्वारा क्या बोला गया, स्कूल जो है नथिंग, एक डेड रूटीन है। उस टाइम के अनुसार भी और आज भी आप देख सकते हो रियलिटी है, एक डेड रूटीन की तरह है जिसमें कोई लाइफ नहीं है। कमरों के अंदर बैठ के लगे रहते हैं। इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, बचपन के अंदर ही स्कूल छोड़ दिया था और होम स्कूलिंग वगैरह इनकी करवाई गई। बाद में फिर फर्दर स्टडी की, लेकिन उतना ज़्यादा रुचि नहीं थी इनकी बेसिक जो स्कूलिंग थी उसमें। और ये इनके जो फैमिली थी, फैमिली का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। ये हमारे 14th चिल्ड्रन थे अपनी फैमिली के, और अदर भी जो इनके भाई बहन थे वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे आगे जाके अच्छी फील्ड्स के अंदर में जाते हैं। तो उन सबका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है इनके ऊपर में। तो ये स्कूल को बोलते हैं कि मिल है वहाँ, मतलब मिल्स हैं जैसे, उनमें क्या करते हैं, रोट लर्निंग करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई फ्रीडम नहीं है, क्रिएटिविटी, नई चीज़ों को क्रिएट करने की कोई फ्रीडम नहीं है। ही स्टूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्री माइंड। इन्होंने बोला फ्री माइंड क्रिएट करो, जो जो सोचना चाहे वो सोच सकता है। वो फ्री नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, और फ्री नेशन होना चाहिए हमारा। तो ये इनके द्वारा बोली गई 3 चीज़ें की फ्री माइंड होना चाहिए इंडिविजुअल का, उसके अंदर आप नहीं भरोगे चीज़ों के अंदर में। हालांकि फ्री का मतलब ये नहीं कुछ भी सोचता रहे। इनके द्वारा बेसिक चीज़ें बोली गई थी। बेसिकली इनकी फिलॉसफी काफ़ी बड़ी है, बट हम शॉर्ट में देख रहे हैं। फ्री माइंड यहाँ पे मतलब बेसिकली वो सेल्फ रिस्ट्रेंड माइंड की बात की गई है। मतलब उसको आपको रोकने नहीं पड़ रहा है, आप उसको बताओगे कि कंपलसरी तेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, तुझे ये कर। एक लेवल को, मतलब बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट बना के दो, उसको फ्रीडम प्रोवाइड करवाई जाए उस एनवायरनमेंट के अंदर में। और एनवायरनमेंट ही ऐसा बना के दो कि वो फालतू की चीज़ों में नहीं उलझेगा, वो उस एनवायरनमेंट के अंदर में ग्रो करेगा, फ्री तरीके से ग्रो करेगा, उसको कंपलसरी नहीं करेंगे कुछ। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, ऐसा बोला गया। ही ऑल्सो सेड दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी अ डेड केज। ऐसे डेड केज नहीं होने चाहिए कि बंद दरवाजे के अंदर में उनको पढ़ा रहे हैं, और जिनके अंदर में हम लिविंग माइंड को रख देते हैं, उनको फूड दी जा रही है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि मतलब जैसे मान लो बुक्स को बोलते थे आर्टिफिशियल। जैसे इनके द्वारा शांति निकेतन में जो स्कूल लगाया गया उसमें इनके द्वारा बोला जाता था एक लेवल तक, जैसे आई थिंक 12 ईयर, ये थोड़ा गलत हो सकता है बट एज 12 ईयर तक बच्चे को बुक्स नहीं दी जाएंगी, उसको बेसिक नॉलेज दी जाएगी अदर चीज़ों के। बुक्स वगैरह मतलब ये बोलते थे बुक्स से माइंड डल बन जाता है। उनको आर्टिफिशियल तरीके से फूड प्रिपेयर करके मुंह में डालते हैं, वो चीज़ें नहीं देंगे। उनको क्रिएटिव बनाने के लिए नेचर के पास में रखेंगे, पेड़ों के नीचे बैठो, पेड़ों के ऊपर खेलो कूदो, जो करना है, घूमो फिरो आसपास की चीज़ों में, डांस म्यूजिक वगैरह करो। ये सब चीज़ें करने से बच्चों के माइंड की डेवलपमेंट की जाएगी, और उनको जो नॉलेज दी जाएगी वो नॉर्मल तरीके से दी जाएगी, प्रैक्टिकल वे में। बाद में बुक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करो। तो ये इनके द्वारा बोला गया। एंड इनके द्वारा क्या बोला गया, हैंडवर्क एंड आर्ट आर द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ डीपर नेचर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो इनके द्वारा मतलब प्रैक्टिकल तरीके से जो काम करोगे आप आर्ट के प्रति में, म्यूजिक डांस वगैरह अदर जो चीज़ें होंगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में स्किल सीखोगे, वो जो है मेन है, मतलब जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से फ्लो करेगा। फिर ह्यूमन बींग के अंदर में जो कैपेबिलिटी होंगी वो उसको एक्सप्रेस करेंगी। ये सब चीज़ें बुकिश नॉलेज उसकी जो उसके अंदर में काबिलियत भी होती है पहले से, उसको दबा देती हैं वो। जैसे इनके द्वारा बिलीव किया जाता था, जैसे सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और अदर जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, इनको तो आप इफेक्टिवली बाहर घूमने के लिए लेके जा सकते हो। एक्सकर्जन, जैसे मतलब फ्री टाइम के अंदर इंजॉय के लिए घूमने फिरने, टूर के लिए गए, स्पोर्ट्स के लिए, जैसे मान लो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेके जाओ, वहाँ पे उनको टीचिंग करवा दो। तो मतलब ये तो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सिखा सकते हो। ऐसे डेड तरीके से वो बैठे हुए हैं डेड केज के अंदर में कि रट्टा मारो, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये सब चीज़ें गलत हैं। मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री की भी वो बात करते थे कि
हिस्ट्री के अंदर में भी जो आप पढ़ा रहे हो, राजा ने किस राजा ने किसको मारा, किसने कैसे मारा, वो फालतू की चीज़ें क्यों करवा रहे हो। उससे क्या करोगे आप, एक डिवाइड भी क्रिएट करोगे सोसाइटी में, एक सोसाइटी के स्टेटा में। जैसे मान लो कि हिंदू राजा ने मुस्लिम राजा को मारा, मुस्लिमों ने कन्वर्ट किया यहाँ पे, उसके बाद मंदिर उजाड़ दिए। तो ये सब चीज़ें मतलब जो है हिस्टोरिकल तरीके से भी जो आप चीज़ें बच्चों को फेड करोगे भी किसने किसको मारा, इससे आपने क्या करना है, डेट्स वगैरह, हिस्टोरिकल डेट्स, इससे आप एक मैन क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए, जो हमारी हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स हैं, जैसे मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में स्पिरिचुअल अचीवमेंट है हमारे पास में, कल्चरल अचीवमेंट है, जो आज हम कल्चरल तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे, फूड हैबिट वगैरह, या हमने जो चीज़ें सीखी, मेडिसिन वगैरह हमने सीखी, वो जो आप पढ़ाओ बच्चों को। ये पता होगा कि अकबर बाबर आए, लेकिन ये पता नहीं होगा कि हमारी एंशियंट टाइम में हमारी जो कल्चरल हेरिटेज के अंदर में मेडिसिन के अंदर कितनी तरक्की थी, हमारी स्पिरिचुअल कितनी तरक्की थी, वो सब चीज़ें मतलब बेसिकली उनके ऊपर फोकस करो। वो लोगों को आदमी बनाएगा। दूसरे क्या क्रिएट करेंगे, ये डिवाइड क्रिएट करेंगे सोसाइटी में, रिलीजन के नाम के ऊपर, कास्ट के नाम के ऊपर, इसने इसको मारा, इसने इसको दबाया, ये सब चीज़ें बोलते थे कि प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को फीड करो आप माइंड को, उनके माइंड को फ्रीडम प्रोवाइड करवाई जाए। तो नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन बोला गया इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट, ये प्रबोधन प्राप्त करने के लिए बेसिकली सेम, ये भी वेदांत की फिलॉसफी को फॉलो करते थे। तो इनके द्वारा भी सेम चीज़ बोली गई कि रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, कि आपका ट्रू नेचर क्या है उसको रियलाइज़ करना, यू आर अ डिवाइन पर्सन, इसको रियलाइज़ करना ही मेन एजुकेशन है। तो इसके लिए आपको वेरियस चीज़ों को यूज़ करना है। 5 एरिया ऑफ एजुकेशन इनके द्वारा बोले गए। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट परफेक्शन ऑफ मैन बाई डिस्पेलिंग इग्नोरेंस एंड अनशेयरिंग इन द लाइट ऑफ नॉलेज, इट शुड अनेबल अस टू लीड कंप्लीट लाइफ। इनके द्वारा क्या बोला गया कि एजुकेशन का मतलब है ये हमारे पास इंडिविजुअल उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उसको एनलाइटन बनाना। एनलाइटन कैसे बनेगा, वो उसको डेवलप करेंगे 5 तरीके से। एक होगा इकोनॉमिक तरीके से डेवलप करने का मतलब उसको स्किल देंगे ताकि वो अपना रोजी रोटी कमा सके। दूसरा इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब, वो फ्री थिंक कर पाए, चीज़ों के बारे में सोच सके, किसी के बारे में, उसमें इमेजिनेशन हो। आइंस्टाइन ने क्या बोला था, इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज़ है, नॉलेज से बड़ी चीज़ है। वो इमेजिन कर पाए, फ्रीली थिंक कर पाए। एस्थेटिक सेंस का क्या मतलब, एस्थेटिक का मतलब वो आर्ट कल्चर उसको फील कर पाए। बेसिकली इसका मतलब कि आप स्कूल में डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, आर्ट, ड्राइंग, पोइट्री, ये सब चीज़ें बच्चों को इसमें एक्सपर्ट बनाओ। बोलने का मतलब ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डाल रहे हो उसको, ये मेन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर मान लो 100 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर हमारे इकोनॉमिक फैक्टर को जाने चाहिए, 20 नंबर इंटेलेक्चुअल, 20 नंबर एस्थेटिक को, 20 नंबर सोशल का मतलब उसको सोसाइटी से इंटरेक्ट करवाओ, सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए गए थे वहाँ पे जो कुछ वेरियस ब्रांचेस थी जो कि विलेजेस के अंदर में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब सोशल सर्विस भी एक एंगल है। तो 20 नंबर इसके, 20 इसके, 20 एंड 20, तो ये हमारा 80 नंबर का पेपर बना। उसके बाद एक स्पिरिचुअल एंगल कि पर्सन को रियलाइज करवाना उसका ट्रू नेचर, उस हाउ टू कंट्रोल योर माइंड से ऊपर कैसे जाना है, अपनी पावर्स को कैसे एक्सेस करना है। 20 नंबर वो हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रेजेंट डे में सिर्फ ये फोकस करता है। जब आप फोकस अभी इसको फोकस करेंगे और इसमें भी आधे अधूरे मन से फोकस करेंगे, मतलब 100 नंबर में से एक तो पेपर ही 20 नंबर का ही पढ़ के जाना, 20 नंबर का भी पढ़ के जाना, उसमें जो एग्जाम आते हैं उसके अंदर में भी 5 नंबर का भी अटैम्प्ट नहीं करना। उसके बाद ही हमने जो आज सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं ये इसी कारण से हैं, बिकॉज अदर जो चीज़ें हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बना दिया। अब कोई एक्सेल कर जाए तो अच्छी बात है, अगर ना कर पाए तो वो मोस्टली हमारे लोग इन्हीं 5 नंबर को लेके 100 में से 5 नंबर लेके ज़िंदगी के अंदर में जीते रहते हैं और उसके बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। 6th आया, टैगोर बिलीव दैट वन ऑफ द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर द सर्विस ऑफ नेशन। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपने नेशन की सर्विस के लिए इंडिविजुअल प्रिपेयर करना है। और फिर सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे तो इनके द्वारा ब्रह्म समाज को अडॉप्ट किया गया। उनके द्वारा जो चीज़ें बोली गई थी, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम एंड अदर चीज़ें, वो इनके द्वारा एक्सेप्ट की गई और इन्होंने कास्ट और नेशनैलिटी को इनकम्पैटिबल माना। नेशनैलिटी का क्या मतलब होता है, नेशन का मतलब होता है जब इंडिविजुअल कलेक्टिव रूप से समझते हैं कि हम सब एक हैं। अब जब आप सब एक समझोगे तो उसका मतलब कि आपको एक ही पर्सन रूल करेगा उसके बाद, और आप आराम से अपना एक नेशन बना लोगे, आपके नेशन उसके ऊपर गवर्नमेंट बनेगी और काफ़ी अच्छे से कंपैटिबल तरीके से रहोगे। लेकिन इन्होंने बोला कास्ट इनकम्पैटिबल है नेशनैलिटी से। नेशनैलिटी का मतलब आपको सब लोग एक यूनिफाइड सेंस ऑफ वन होगी, चाहे हिस्टोरिकल चाहे जियोग्राफिकल। तो यूनिफाइड सेंस तभी वन होगी जब कास्ट सिस्टम खत्म होगा या लोगों में डिवीज़न नहीं होगा। अगर लोग डिवाइडेड हैं तो कास्ट सिस्टम, एक कास्ट का लोग सोचेगा हम अपनी कास्ट वाले तो वन है लेकिन दूसरों ने हमारा ऑपरेशन किया हुआ है, या दूसरा सोचेगा तो ये ज़्यादा बातें कर रहे हैं। इस टाइप से एक नेशन नहीं बन सकता। तो इनके द्वारा बोला गया कास्ट सिस्टम एंड नेशनैलिटी इनकम्पैटिबल हैं एक दूसरे के प्रति। महात्मा गांधी जी के साथ में इनका कन्फ्लिक्ट,
गांधी जी के द्वारा 1934 के अंदर में जब वो हमारी अनटचेबिलिटी एंड अदर चीज़ों का विरोध कर रहे होते हैं, उस टाइम उनके द्वारा कैंपेन चलाया गया होता है, तो उस टाइम गांधी जी बोलते हैं, स्पेलिंग ठीक कर लेना यहाँ पे, गांधी जी कॉल्ड बिहार में अर्थक्वेक आता है, और ये बोलते हैं कि ये लोगों की सीन है जिसके लिए गॉड ने उनको पनिश किया हुआ है। तो इस टाइप मतलब वो प्रमोट कर रहे थे बेसिकली अनटचेबिलिटी वगैरह आपने फॉलो कर रहे हो, उसके लिए आपको गॉड ने पनिश किया। तो गांधी जी के द्वारा ट्राई किया जाता है कि यूज़ कर लिया जाए किसी न किसी चीज़ का लोगों को समझाने के लिए। लेकिन टैगोर जी उस टाइम बोलते हैं कि आप अनसाइंटिफिक व्यू, मतलब एक अनसाइंटिफिक थिंकिंग दे रहे हो लोगों को, और ये काफ़ी गलत बात है। चाहे आपका जो आप अचीव करना चाहते हो वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अनसाइंटिफिक तरीके से लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। सेकंड आता है, गांधी जी ने एडवोकेट किया कि चरखा, आप देसी स्वदेशी चरखा वगैरह उन्होंने एडवोकेट किया। लेकिन जो हमारे टैगोर जी थे उन्होंने बोला कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, उसी से पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं। फिर गांधी जी के द्वारा एडवोकेट किया गया कि मॉरल एब्सटीनेंस, मतलब आपने खुद ही अपने मॉरलिटी से आपने दूर रहना है, बर्थ कंट्रोल के लिए आपने खुद ही दूर रहना है, मतलब आपने सेक्सुअल प्लेजर में नहीं रहना है, मतलब लोगों को फोर्स नहीं करेंगे, वो मॉरल तरीके से दूर रहेंगे। और टैगोर जी के द्वारा बोलेगा फैमिली प्लानिंग, सरकार फोर्स करे फैमिली प्लानिंग के लिए, और प्रिवेंटिव मेथड यूज़ किए जाए। तो फोर्थ आता है, गांधी जी ने डिस्ट्रस्ट किया, मॉडर्न मेडिसिन को डिस्ट्रस्ट किया, लेकिन टैगोर जी ने सपोर्ट किया कि मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट थे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे रिलेशन थे दोनों के बीच में। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी एंड रिलीजन की बात करेंगे, तो थॉट्स इनकी मैच करेंगे जो पीछे बातें चल रही हैं उनसे ही। गांधी जी वाज बोथ रिलीजियस थे, वो रिलीजियस हिंदू थे, ओपन माइंडेड थे, सब रिलीजन को उन्होंने सेम गोल रीच कर रहे हैं, मतलब वही पुरानी वाली बातें जो है वही चल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि सेम फिलॉसफी को फॉलो किया जा रहा है। फिर आता है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई टीचिंग ऑफ जीसस, जीसस के द्वारा जो टीचिंग दी गई, जीसस ने बोला कि आप लव करो सबसे चाहे आपका एनिमी ही हो, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ये जीसस, मतलब ये जो भी अच्छी चीज़ें जहाँ से लगती थी उन सबको एक्सेप्ट कर लेते थे, और भगवद गीता को एज अ मदर समझते थे, और उससे फॉलो करते थे ये कि ऑन एक्शन अलोन टू बी इंटरेस्ट, नेवर ऑन इट्स फ्रूट, अबाइडिंग इन डिसिप्लिन, परफॉर्म द एक्शन, अबेंडनिंग अटैचमेंट, बीइंग इंडिफरेंट टू सक्सेस और फेलियर। तो ये फॉलो करते थे कि एक्शन, सिर्फ एक्शन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, रिजल्ट के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। एक्शन करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं आप रिजल्ट के ऊपर फोकस करके एक्शन करो। एक्शन की शेक के लिए आपको करना है, डिसिप्लिन रखना है एक्शन में, वो ड्यूटी है आपकी, उसको परफॉर्म करना है। तो इसको फॉलो इनके द्वारा किया जाता था। फिर आता है नॉन वायलेंस, ये बोलते हैं कि हर रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, अहिंसा हर रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है। नॉन वायलेंस, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब रिलीजन जो हैं वो हमें नॉन वायलेंस सिखाते हैं। तो ये जो है, अगर इनके द्वारा बोला गया, अगर नॉन वायलेंस को ख़त्म कर दिया जाए तो हिंदू धर्म डिसअपियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये बोलने की कोशिश की गई कि नॉन वायलेंस बेसिक है हिंदू धर्म के लिए। फिर इनका कंसेप्ट आता है सर्वोदया का कंसेप्ट, अ गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब कि आप सबका भला करोगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो बेसिकली सब लोगों के भले के लिए बात करो, सर्वोदया, सब लोगों का आप भला करो। ऑल हैव सेम राइट ऑफ अर्निंग लिवलीहुड फॉर वर्क, सबका समान तरीके से अधिकार है लिवलीहुड अटेन करने के लिए। और लाइफ एक लेबर की लाइफ, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप नौकर चाकर रख के काम करवा रहे हो, आपको मैनुअल तरीके से काम करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, और वही लाइफ आपकी वर्थ लिविंग होगी। और इससे आपको ये भी शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो आप अपनी मेहनत करके जो अर्निंग करोगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये जो थे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। आइडियलिस्ट मतलब कि बड़ी बड़ी बातों में बिलीव करना, कि बहुत आइडियल वर्ल्ड में, जैसे नॉन वायलेंस ये बोलते थे, तो नॉन वायलेंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन के अंदर में, तो उसको बोलते हैं आइडियलिज्म। प्रैक्टिकल अगर फिलॉसफी की बात करेंगे वो कैसे आएगा, चाणक्य वाला, जहाँ पे जो लगेगा वो यूज़ कर लो, खरीदना बेचना मारना जो जिस टाइप से चलेगा चला लो। बट ये आइडियलिस्ट थे लेकिन प्रैक्टिकल थे, मतलब ऐसा नहीं बुकिश नॉलेज नहीं बोली कि ये बना दो वो बना दो। गांधी वॉज नॉट अ विजनरी, सिर्फ विजनरी नहीं थी ये, लेकिन इन्होंने जो विज़न था इनका उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया। ये मैन ऑफ एक्शन थे। इनमें जो था इरिप्रेसिबल ऑप्टिमिज्म था, मतलब जिसको रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, ऐसा ऑप्टिमिज्म था इनके अंदर में फ्यूचर के प्रति। उनका ऑप्टिमिज्म वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट मैन, जैसा विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया, मैन के पास में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट की। तो जब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हैं तो ऑप्टिमिज्म, मतलब दुखी होने की क्या बात है, तो ऑप्टिमिज्म शो करो, फ्यूचर के प्रति आशावादी रहो, बिकॉज कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, आप अपनी कैपेबिलिटी को एनहेंस करते रहोगे। तो गांधी हैज़ अ फेथ, उनके पास में फेथ था, मतलब वो यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से अहिंसा फॉलो की, नॉन वायलेंस फॉलो किया गया। और एक और बात इनके द्वारा, गांधी जी का फेथ था कि फैलिबल मैन जो है, मतलब ये नहीं है मैन कभी गलती नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो गलती कर भी देता है तो वो सोचते थे कि उसको आप उसके अंदर में, मतलब उसका जो बेसिक नेचर है, जो
बेसिक अगर बात करेंगे वो इनोसेंट हार्ट से है, और उसको हम टर्न कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं उसके अंदर में। तो मतलब ये नहीं कि मैन इनफेलिबल है, कि वो मतलब कभी भी गलत नहीं कर सकता, वो वैसे ही चला रहेगा। मैन फेलिबल है, वो इविल बन जाता है कई बार, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हम उसकी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो इस टाइप का, उसको इनोसेंट हार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि वो इविल ना कर पाए। और ये सिर्फ हो सकता है लाइफ एजुकेशन से ही। लोगों को एजुकेशन देनी, उनको लाइफ के बारे में एजुकेशन देनी। फिर आता है इनके कोर्स के बारे में देखेंगे अगर किसी के बारे में। तो फर्स्ट आता है चेंज योर सेल्फ बिफोर यू विश टू सी द चेंज इन अदर्स। तो इसमें फर्स्ट में क्या बोला गया कि खुद को चेंज करो, दूसरों में देखना हो चेंज। तो बिफोर वी एक्सपेक्ट, हम डिज़ायर करते हैं दूसरे के अंदर में कोई क्वालिटी देखनी, उससे पहले हमें वो क्वालिटी अपने अंदर डालनी चाहिए। जब हम जो है वी ऑल वंडरफुल और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं अंदर से सब लोग, अगर हम अपने को मॉडिफाई करेंगे तो दूसरे के अंदर भी हमें वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मतलब आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो सोसाइटी में, सबसे पहले खुद वो चेंज करो। इसको आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एंड नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ में, स्वच्छ भारत अभियान में या अदर काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर में आंसर में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्ट्रेंथ से, बिकॉज इन लाइफ मोर इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग माइंड होना। स्ट्रॉन्ग बॉडी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बॉडी चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, टूटती सबकी बॉडी है। मतलब अब आपको मान लो, जब अगर बात करेंगे महात्मा गांधी जी की, अंग्रेज़ों की, इंडिया के अंदर में अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, तो उसके अंदर में आपकी बॉडी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, अंग्रेज़ आपको पीटेंगे, गोली चलाएंगे, वो उसके आगे आप कमज़ोर ही होगी। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ होगी तो आप कई सालों तक वैसे ही खड़े होंगे और आप उनको हरा के भी दिखाओगे। तो मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैन स्ट्रॉन्ग है लिटरली, वो माउंटेन को मूव कर सकता है। अगर मतलब उसके लिए आपको हरकुलस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, उससे आप माउंटेन भी मूव कर सकते हो। आपको मांझी मूवी देखी होगी आपने, मांझी की जो स्टोरी है वो, उसके बारे में आपको पता होगा। स्ट्रेंथ इज़ चूजिंग वट इज़ राइट डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन डिफ़िकल्ट। तो स्ट्रेंथ का मतलब, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब हम बोलेंगे कि आपने राइट चीज़ चूज़ करनी, चाहे मतलब आप इसको रिलेट करके देख लो महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी से। राइट चीज़ चूज़ करोगे, चाहे डिफ़िकल्ट हो चाहे ईजी हो। गांधी वॉज नॉट अ फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैन, बट इट वॉज हिज शेयर विल पावर दैट फोर्स द ब्रिटिशर ऑन देयर नीज। तो गांधी जी फिजिकली तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उनकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिर बात करेंगे फॉरगिवनेस, जो है वर्च्यू है एक स्ट्रॉन्ग मैन की, एक वीक पर्सन की नहीं। एक पर्सन के दिमाग में जब चीज़ें चली जाती हैं, उसको कोई परेशान करता है, तो उसके दिमाग के अंदर में वो कंटिन्यूसली चली रहती हैं। तो उसको दूर करना, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, जब आपके माइंड, आपकी थॉट्स के ऊपर कंट्रोल हो। वो हर किसी के दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो एक वीक पर्सन क्या होता है, उसके ऊपर इम्पल्स कोई करो, उसको गुस्सा दिलाओ, वो गुस्सा करने लगेगा। उस टाइम वो देखेगा नहीं कौन सी सिचुएशन है, वो वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके लिए कुछ बुरा किया किसी ने, तो उसको फॉरगिव वही पर्सन कर सकता है जो कि स्ट्रांग होगा मेंटली, जो कि बड़ा है, उसको पता है कौन सी चीज़ें किस टाइप से हैं, जिसने रियलाइज़ की हैं चीज़ें, वही उसको कर पाएगा। वीक पर्सन तो रिएक्ट करेगा, वो बदला लेने की सोचेगा। टू फॉरगिव अ पर्सन जिसने आपको हर्ट किया, ये ईजी नहीं है, ये करेज लेता है, और आपको करेज दिखानी पड़ती है अपनी लाइफ में आगे मूव करने के लिए। तो आपको इसको करने के लिए मतलब एक ग्रेट और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की वैल्यू है फॉरगिवनेस। हर कोई फॉरगिव नहीं कर सकता, बदला लेने की सोचते हैं लोग। हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस का मतलब है जब इज़ एनीथिंग डन विद हारमनी, किसी भी चीज़ को हारमनी के अंदर जब करोगे तो उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इसका क्या मतलब, महात्मा गांधी कंक्लूडेड दैट ओनली व्हेन आर थॉट, जब हमारे थॉट्स, हमारा एक्शन और जो हम बोलते हैं वो सब बैलेंस वे के अंदर होंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तो जब ये सब चीज़ें होंगी, तो उसके ऊपर इनके द्वारा बोला गया कि ये सब चीज़ें होंगी तो डिसहारमनी क्रिएट होगी आपके दिमाग के अंदर में, और ये सब चीज़ें जब आपकी एक हारमनी के अंदर होंगी तो आपको हैप्पीनेस अचीव मिलेगी लाइफ के अंदर में। नेक्स्ट आता है पीस इज़ विद इन, नॉट अफेक्टेड बाई आउटसाइड सर्कमस्टांसेज। पीस आपके अंदर है, बाहर के सर्कमस्टांसेज आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला डू वी रियली सीक पीस विद इन आवरसेल्फ, क्या हमने कभी पीस अपने अंदर देखा। जैसे हमने पीछे देखा कि जो हमारा माइंड है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है। आपको जब पीस देखने होता है तो लाइफ के अंदर देखते हो कि मेरी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, उसके बाद पीस आ जाएगा। लेकिन क्या हमने अपने अंदर पीस देखा। द आंसर विल बी मोस्ट प्रोबेबली नो, बिकॉज वी हैव डिफाइंड, हमने पीस को ऐसे डिफाइन किया कोई एक्सटर्नल, कोई डिल्यूजिव फैक्टर है, कोई मतलब एक्सटर्नल सा फैक्टर है, ये हमारे बस के अंदर नहीं है। वी मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, और हम उनका ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इतना मैटर करता है कि अगर वो बोल दें आप स्मार्ट लग रहे हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप हैंडसम हो, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। अगर वो बोल दें कि आप ऐसे ही हो, बेकार से
अगली टाइप, तो आपको दुख ही होगा। वो पर्सन फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा है लेकिन आपको उसके बोलने से दुख हो जा रहा है। जब उसके बोलने से ही दुख हो जा रहा है आपको, तो बाकी चीज़ें कोई आपको बोल देगा आप नहीं कर सकते, आप फेल हो गए एक बार, दूसरी बार कैसे कर सकते हो एग्जाम। जब किसी पर्सन से ही आपको नो वन से मैटर हो रहा है कि वो कुछ बोल रहा है, उसका आपको फ़र्क पड़ रहा है, ये पीस नहीं है। मतलब पीस कोई बाहर से नहीं आ रहा, कोई आपकी तारीफ करेगा, आप बहुत खुश हो जाओगे, उसके बाद पीस में रहोगे। पीस अंदर से जनरेट होता है। पीस एक क्वालिटी है माइंड की, जब एक एजुकेटेड माइंड की क्वालिटी है, जब बाहर से चीज़ें थ्रो की जाएंगी आपके ऊपर, लेकिन आपका दिमाग जानता है कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना। बाहर से हार्मनी मेंटेन करना, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस मेंटेन करना। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू डू इंट्रोस्पेक्शन। हमें अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश करनी चाहिए और लिसन करना चाहिए अपनी अंदर वाली वॉइस को, जो कि गॉड की वॉइस है। एंड फाइंड पीस, अपने अंदर ही पीस फाइंड करना चाहिए, और जो कि बाहर की चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होगा। बाहर चाहे आपको हार मिले जीत मिले, लेकिन उससे अफेक्टेड नहीं होगा वो, तो उसको बोलेंगे हम पीस, और वो इंटरनल है ह्यूमन बीइंग के अंदर में। और इन्होंने बोला ऑनेस्ट नो बेटर है डिसऑनेस्ट यस से। तो लोग क्या करते हैं, लोग यस बोल देते हैं कई बार, मतलब उनको यस नहीं बोलनी होती किसी काम करवाने के लिए। जैसे आपके दोस्त ने किसी काम के लिए आपको बोल दिया, या किसी मतलब ऐसे पर्सन ने जिससे आपको थोड़ी डीलिंग हो, तो आप मतलब ऐसे बोल देते हो, लेकिन बाद में काम परफॉर्म करते वक्त काफ़ी बुरा लगता है कि वो चीज़ करनी नहीं चाहिए थी, या कई बार उसको परफॉर्म नहीं करते काफ़ी लोग। तो यस तभी बोलो जब आप उसको मीन करते हो। तो गांधी जी सेड सेइंग यस जब आप एक्चुअली मीन करते हो उसको, अदरवाइज क्या होगा, आपका ट्रस्ट टूटेगा, वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, रिलेशनशिप के अंदर में भी, फैमिली के अंदर में भी। ऑन द अदर हैंड ये ड्रिफ्ट क्रिएट करेगा, इंडिग्नेशन की फीलिंग क्रिएट करेगा, एंड ये हमारे पास में अम्ब्रेस, मतलब ये क्या करेगा, एक ऐसी रिफ्ट क्रिएट करेगा लोगों के बीच में, जिन लोगों को जिनके क्लोज हो आप उनके बीच में, बिकॉज वो कुछ आपको बोलेंगे और आप उसके लिए बोल दोगे कि हाँ ये काम कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन बाद में आप उसको परफॉर्म नहीं करोगे। तो इनके द्वारा बोला गया यस तभी बोलो जब आप उसको मानते हो, कर रहे हो। किसी का व्यू पॉइंट उसके लिए मतलब ऐसे एक्सेप्ट ना कर लो, अगर नहीं मानते तो इनकार करो, ऐसा नहीं बाद में किसी की पीठ में छुरा भोंकना। तो आपको यस तभी बोलना जब आप किसी चीज़ को मीन करते हो तो उसको वैसा ही मानो, अगर मीन नहीं करते तो उसको वैसा ही माना जाए आपके द्वारा। सो यस मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। अगर आपके स्ट्रॉन्ग दिल के अंदर में कन्विक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए, तभी यस बोलो। अदरवाइज किसी को प्लीज़ करने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है कि आप यस और नो किसी और के मैटर के ऊपर बोलो। फिर इनके द्वारा बोला गया रूट टू गोल इज एज डिवाइन एज गोल इन इटसेल्फ। तो मीन जो है, मतलब जो पाथ है आपके गोल के लिए, वो आपके लिए सेम मायने रखता है जितना आपके लिए जो आपका गोल है वो अचीव करता है। जैसे हमने पीछे जब स्टार्टिंग कर रहे थे एथिक्स की, तो उसके अंदर में हमने वेरियस स्टोरीज़ वगैरह देखी थी। जैसे मान लो कि 300 लोगों को बचाने के लिए क्या एक पर्सन को मार सकते हैं, तो इस टाइप की इनके द्वारा बोलेगा रूट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो महात्मा गांधी जी को फ्रीडम प्राप्त करनी थी, लेकिन इन्होंने बोला मीन भी इंपॉर्टेंट है, मैं नॉन वायलेंस से ही लूँगा, वायलेंस करके नहीं लूँगा। मीन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना गोल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं गोल किया मतलब अगर गोल अचीव करना है तो गोल के लिए मीन कोई भी यूज़ कर लो, बिकॉज गोल तो होली है, आपको बाहर ही निकालना फॉरनर्स को, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी नॉन वायलेंस से क्यों करें। लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि मीन भी आपका वैसा ही होना चाहिए। महात्मा गांधी जी स्ट्रॉन्ग करेक्टर के मैन थे, और ही डिड नॉट इम्प्लॉय ऐसा कोई भी मेथड इंडिपेंडेंस के लिए लगाया नहीं उन्होंने जो कि उनकी कॉन्साइंस के अगेंस्ट था। इन्होंने नॉन वायलेंस को अपहेल्ड किया। इनके द्वारा बोला गया कि मेरा मीन जो है वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरा गोल इंपॉर्टेंट है। तो फॉर हिम मीन इंपॉर्टेंट था, एंड और मीन इंपॉर्टेंट थे दोनों। तो क्वेश्चन अगर आए मीन्स और एंड के ऊपर तो आप बता सकते हो इनका ये फॉर्मूला था, लेकिन ये जरूरी नहीं आपको हर टाइम ऐसा ही करना पड़ेगा कि मीन्स एंड दोनों को आपको साथ में लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, स्पाइस वगैरह भेजे जाते हैं, या अटैक करना किसी के ऊपर, तो उसके अंदर में सिर्फ आप एंड के ऊपर फोकस करते हो, मीन वगैरह की टेंशन नहीं होती। टेररिस्ट वगैरह से अगर आपने कुछ उगलवाना है तो हर चीज़ में ये सब अप्लाई नहीं होता, लेकिन बेसिक फिलॉसफी आपकी यही होनी चाहिए कि मोस्टली हमारा गोल और मीन जस्टिफाई करें एक दूसरे को, लेकिन कुछ सिचुएशन में नहीं होती ये सब चीज़ें। तो इसमें वेरियस फिलॉसफीज़ हैं। देन एक्शन स्पीक्स करते हैं आपकी प्रायोरिटी। अगर आप बोलते हो किसी चीज़ को, आपने गोल बनाया कि मुझे एग्ज़ाम फोड़ना है, आईएएस बनना है, लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, मतलब बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो, तो आपके एक्शन से पता लग जाएगा आपकी प्रायोरिटी क्या है। मतलब आप झूठ बोल रहे हो कि आप वो करना चाहते हो, आपका वो गोल नहीं है, सिर्फ आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर सोच रहे हो उसके बारे में। इफ़ द गोल इन आवर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गोल लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो हम जो हैं और हम उसके प्रति एक्शन नहीं ले रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, हमें फिर से रीअसेस करना चाहिए हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ के अंदर में, क्या सच में वो गोल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए एक्शन लेने चाहिए। फिर आए नेवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए एंड कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने एफर्ट के अंदर में। महात्मा गांधी जी ने कभी भी गिव अप नहीं किया, कभी चीज़ों को छोड़ा नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रिजन हुए, काफ़ी उनको प्रताड़नाएँ छेड़नी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी कंसिस्टेंट थे। वो निरंतर
अथक श्रम करते रहे हमारी फ्रीडम के लिए। इन द सेम वे वी शुड परसिस्टेंटली, हमें कंटिन्यूसली परस्यू करना चाहिए जो भी हमारे गोल होते हैं, और जब तक उसको अचीव ना कर लो तब तक हमें लगे रहना चाहिए उनके लिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रेट प्लान बनाने चाहिए अपने गोल को गोल को अचीव करने के लिए हमें प्लान बनाने चाहिए उसके लिए, सो दैट वी कैन सी द सक्सेस थ्रू इट। मतलब हमें क्या करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी, कंसिस्टेंट तरीके से एफर्ट मारते रहना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, एंड कंसिस्टेंसी ऑलवेज हेल्प, और उस प्लान को कंसिस्टेंट तौर पर फॉलो करना चाहिए। फिर आता है वी बिकम वट वी थिंक। तो हमारे माइंड के अंदर में जो थॉट्स चली रहती हैं, जो हम सोचेंगे अपने बारे में, हम वैसा ही बन जाते हैं। गांधी जी सेड दैट वी आर द एक्सप्रेशन ऑफ हमारी थॉट, वी आर द एक्सप्रेशन ऑफ आर थॉट्स। इफ़ वी थिंक वी फेल, अगर हम सोचते हैं हम फेल हो जाएंगे और गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हम राइट हैं उसके अंदर में, हम अचीव नहीं कर सकते कभी भी सक्सेस। लेकिन अगर हम सोचते हैं हम अचीव कर सकते हैं, तो आप उसको अचीव कर सकते हो। जो आप सोचते हो आप वैसा ही बन जाओगे। शेर सोचोगे शेर बनोगे, बिल्ली सोचोगे बिल्ली बनोगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स टुगेदर बॉम्बार्ड होती हैं हमारे माइंड के ऊपर, लेकिन हमें नेगेटिव थॉट को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए और पॉजिटिव थॉट को रिटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आता है अवर थॉट शेप अवर नेचर एंड देयरफॉर वी बिकम व्हाट वी थिंक। थॉट से हमारा एटीट्यूड बनेगा और एटीट्यूड से फिर हमारा बिहेवियर बनेगा। तो इसीलिए जो हम सोचेंगे वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा और वही इन्फ्लुएंस करके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसी से पूरा ह्यूमन बीइंग क्रिएट हो जाएगा। तो थॉट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। कुछ और थॉट्स इनकी क्या थी, सर्विस टू सोसाइटी, गॉड कैन बी रियलाइज्ड, गॉड को रियलाइज कर सकते हैं ह्यूमन को सर्विस करके। नेचर, ह्यूमन नेचर, इन्होंने रिजेक्ट किया कंसेप्ट कि ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली ईविल होता है, सेल्फिश। मतलब क्रिश्चियनिटी का ये कंसेप्ट होता है कि ह्यूमन बीइंग ईविल है पहले से ही, और आपको जीसस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ के अंदर में जो है अचीव कर पाओगे कुछ अपनी लाइफ के अंदर में, मतलब डिविनिटी अचीव कर पाओगे। लेकिन हिंदुज़म का कंसेप्ट अपोजिट है उससे, कि आप पहले से डिवाइन हो, आपको बस उसको रियलाइज़ करना है। तो इन्होंने उसको रिजेक्ट किया कि मतलब ह्यूमन पहले से ईविल है, सेल्फिश है। इन्होंने बोला हर पर्सन में गॉड है उसके अंदर में, और हमें वायलेंस और सेल्फिशनेस नेचुरल नहीं है मैन के लिए। तो कोई भी मतलब सिनर नहीं होता पहले से ही। तो तभी इनके द्वारा बोला गया हेट द सिन, सिन को हेट करो, बुराई को हेट करो, लेकिन जो बुराई करने वाला है उसको हेट मत करो, उसके अंदर में भी गॉड है, उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, उसको एजुकेट किया जा सकता है। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया। फिर इनकी जो इकोनॉमिक्स आइडिया थे वो क्या थे, अपनी ब्रेड खुद अर्न करो, अपनी एफर्ट मारना चाहिए, मतलब आपको खुद एफर्ट मारना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, आपको अपने काम स्वयं करने चाहिए। पीपल शुड रिड्यूस अपनी वांट्स को, जो ज़िंदगी में चाहते हो उसको रिड्यूस करो। उसको रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्या होंगे, डिज़ायर रिड्यूस होंगे। डिज़ायर रिड्यूस होंगे तो उसका क्या मतलब कि आप मछली लेके नहीं भागोगे। मछली लेके नहीं भागोगे तो दुख भी आपके पीछे में, जो अदर सारे फैक्टर जो कि आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देंगे, वो भी आपके पीछे नहीं भागेंगे मछली के लिए। इसीलिए अपने वांट्स को रिड्यूस करो, सिंपल लाइफ जियो, करप्शन कम होगा इससे। रिच पीपल को बोला गया कि आप ट्रस्टी हो वेल्थ के, ये वेल्थ आपकी नहीं है, आप इसके ट्रस्टी हो सिर्फ। तो आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो मतलब बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे हम देखेंगे, उसका बेसिक आप इसको मान सकते हो। फिर बोला गया, अपोज किया इन्होंने, ये तो ठीक है ये ट्रस्टी हैं वेल्थ के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया कि हमारी जो इगैलिटेरियन वर्ग है उनके खिलाफ जो हमारे वर्कर वर्ग होगा वो प्रोटेस्ट करेंगे और उनके पावर वगैरह छीन लेंगे और फोर्सफुल इन पैसे वगैरह ट्रांसफ़र होकर एक नया सिस्टम आएगा जैसा रशिया में हुआ। तो उसके अगेंस्ट थे ये बिल्कुल। मतलब इनको मॉरल तरीके से हमें परसुएट करना चाहिए अपनी वेल्थ को लोगों के अंदर में बांटने के लिए। फिर एक कंसेप्ट आता है 7 सिन का कंसेप्ट। हालांकि ये कंसेप्ट जो है महात्मा गांधी जी का ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम से पॉपुलर है। तो उन्हीं के नाम से पॉपुलर है तो उन्हीं के नाम से क्वेश्चन आता है। तो 7 सिन काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट करेक्टर। तो वही चीज़ है जैसा लिखा हुआ है, पैसे कमाना बिना वर्क किए हुए, फालतू के पैसे मिल जाना, वो मतलब सिन है एक तरीके से। उससे आपका नुकसान नहीं होगा। आपने वेल्थ कमा ली लेकिन वर्क नहीं किया खुद, तो आप में काबिलियत नहीं है उसको संभालने की, तो आप उसकी वेस्टेज करोगे या उसको गलत कामों के अंदर लगाओगे। प्लेजर बिना कंसाइंस के, प्लेजर आप ले लो, प्लेजर तो उसमें भी ले लेते हैं पुराने टाइम में, प्लेजर पर्सन को मार के उसकी खाल उधेड़ के उसमें प्लेजर लेते थे। तो प्लेजर विदाउट कंसाइंस, बिना कंसाइंस के प्लेजर लेना, वो भी एक तरीके से सिन है। तो आप जो राइट और रॉन्ग का, आपकी इनर वॉइस राइट एंड रॉन्ग को आपको देख के उसमें प्लेजर लेना चाहिए। प्लेजर तो गलत चीज़ों के अंदर में भी आ जाता है आपको, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नॉलेज बिना करेक्टर के, तो नॉलेज तो एक पर्सन है वो हैकर है, उसमें नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा आ गई, लेकिन करेक्टर ना हो तो वो क्या करेगा, हैकिंग करेगा, नेगेटिव देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या पैसे चुराएगा किसी के, तो वो भी गलत है। इससे करप्शन को जन्म होता है। जितना ज़्यादा आपके पास में नॉलेज है उतना अच्छा आप करप्शन कर सकते हो। तो करेक्टर होना चाहिए आपके पास में स्ट्रॉन्ग उसके लिए। कमर्स विदाउट मॉरलिटी, ट्रेड करना आपने लेकिन मॉरलिटी नहीं हो आपके पास में, तो उससे क्या करोगे, फालतू की एडवर्टाइजमेंट, लोगों को
बेवकूफ़ बनाना, गलत चीज़ें उनको परोसना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। बिना मॉरलिटी के सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कमर्स करना, व्यापार करना ऐसी चीज़ों का, जैसे मान लो आप अनएथिकल चीज़ों, ड्रग्स वगैरह की व्यापार कर रहे हो, वो आपके लिए काफ़ी गलत है। अनएथिकल चीज़ों को, गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना, जैसे वाइटनिंग क्रीम्स एंड अदर चीज़ें, वो लोगों को बेवकूफ़ बना के जिसमें रेशियल फीलिंग लोगों के अंदर में लाना, लोगों को इन्फीरियर फील करवाना, ये सब चीज़ें बिना मॉरलिटी के जब चीज़ों को करोगे तो वो भी एक सिन है। साइंस बिना ह्यूमैनिटी के भी सिन है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, बिना ह्यूमैनिटी के क्या किया, दूसरों पे फोड़ा, वॉर वगैरह की, जितने वेपन बन रहे हैं साइंस के अंदर में, वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव फेज़ के अंदर में ज़्यादा बन रहे हैं, सेटेलाइटें उड़ा रहे हैं कि दूसरों की स्पाई करेंगे। मतलब साइंस को बिना ह्यूमैनिटी के क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कि एनिमल सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब कि आपने दूसरों की सर्विस के लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना, उसी को रिलीजन बोलते हैं। तो वो रिलीजन है विदाउट सेक्रीफाइस। तो वो किताबों को पढ़ना, उससे रिलीजन नहीं बनता, वो डोगमा डॉक्ट्राइन से रिलीजन नहीं बनता, सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी लाइफ का। पॉलिटिक्स बिना प्रिंसिपल के, तो पॉलिटिक्स बिना प्रिंसिपल के हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रेजेंट डे के अंदर में। पॉलिटिक्स में रहने के लिए कुछ भी कर लेना, मतलब कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, उनको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर। ये सारी सीन्स आती हैं, 7 सीन का कंसेप्ट महात्मा गांधी जी का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।